हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक यूनिट फर्स्ट एनसीईआरटी के तहत आप देखेंगे, हम लोग पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी या सोशल साइंस में आप देख सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 क्लास 10 पे चर्चा कर रहे थे। तो उसके हम लोग चैप्टर 5 पे थे, जनसंघर्ष और आंदोलन। तो आप देखेंगे किसी भी लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष और आंदोलनों के द्वारा होता है, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर आप ये आंदोलन या जनसंघर्ष बाई रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी तरीके से होंगे तो उस देश की जो है आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर या सरकारी संपत्ति प्रॉपर्टीज़ को या ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्ट्रॉय होंगे, नुकसान पहुंचेगा। तो आंदोलन जो भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमेशा शांति पीसफुल जो है तरीके अपनाता है। तो आप इस पे देखेंगे कि हम लोग बात कर रहे थे इस संदर्भ में, तो देखेंगे कि पीसफुल तरीके से जो भी टेक्निक अपनाई जाएंगी लोकतंत्र के विकास में, तो जनसंघर्ष और आंदोलन ये भी क्या है, पीसफुल होना चाहिए। तो जनसंघर्ष हिस्सा है कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कह सकते हैं, आंदोलन मूवमेंट ये भी सभी आप देखेंगे। अभी क्या है, किसान आंदोलन चल रहा है, ये क्या है शांतिपूर्ण तरीके से, बीच बीच में छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। तो हम बात करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। तो हम ये जो भी देख रहे हैं एनसीईआरटी तो को देख रहे हैं, क्लास 10 की पार्ट पुस्तक है ये। हम देखेंगे यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएसआई एग्जाम है, प्री कम मेंस के हिसाब से देख सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे वनडे एग्जाम और यूपीएससी सीएससी का जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है, आप इसमें कहीं ना कहीं आपने आपको बताया 6 to 12 पढ़ते हैं तो नियर अबाउट सिलेबस कवर होता है, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। हम साथ ही बात कर रहे थे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तब भी आपको इनको पढ़ना मस्ट है, अनिवार्य है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तब भी आप इनको पढ़ सकते हैं, अगर आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आप इन किताब को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल के द्वारा नहीं देखना चाहते तो आप किसी बुक से पढ़ें या जहां आपको अच्छा, क्योंकि इन किताब को आपको बुक्स को पढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंदिराज सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ दें। तो हम देख रहे थे कि इसमें जो है इसके साथ ही आप अगर आप इस दो क्लास 9th की क्लास 10th की अगर जो लोकतांत्रिक राजनीति को पढ़ते हैं तो आप सोशल इशू आप देख सकते हैं, जो भी है सोशल इशू एंड सोशल जस्टिस को भी पढ़ेंगे साथ में, याद रखिएगा। साथ ही आप ई गवर्नेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोशल इशू सोशल जस्टिस होगा तो क्या होगा, ई गवर्नेंस होगा। आपको पता है ई गवर्नेंस क्या है, अच्छे तरीके से इसे फॉलो करना। क्योंकि ई गवर्नेंस आपको लगता है कि बहुत बड़ी तोप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन प्रतिदिन की चीज़ों को क्या है डिजिटल फॉर्म में चीज़ों को देखेंगे, कैसे एप्लीकेशन होता है, कैसे आप तक लाभ सरकार पहुंचाती है। हमने आपको बताया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन आजकल हो रहे हैं, आपको गैस मिल रही है तो ई गवर्नेंस का पार्ट है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके क्या है आपके मोबाइल पर मैसेज और बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ आ जाती हैं, और प्रशासन आपको क्या है इस मामले में हेल्प करता है, आपको सहायता करता है। आप देखेंगे इस संदर्भ में हम पार्ट जनसंघर्ष और आंदोलन के पार्ट 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे हम लोग कहाँ थे, यूनिट 3 पे आप देखेंगे जनसंघर्ष और आंदोलन, और इस पे और इसके साथ ही आप देखेंगे भारत की क्या है उद्देशिका है, प्रियम्बल है। आप इसे रख से एकदम आपकी ये भी क्या है बेसिक स्ट्रक्चर की तरह आपके शरीर में जैसे कुछ चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, वैसे भारत के संविधान की उद्देश्य का बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्रक्स है, कुंजी है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे एनसीईआरटी, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम को फॉलो करते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने बताया पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नेट है, पीजीटी दे रहे हैं, आप फॉलो करें। यूनिट 3 में आप देखेंगे जनसंघर्ष और आंदोलन, और हम पार्ट 3 पे हैं। तो आप देखेंगे हम बात कर रहे थे लामबंदी, तो आप देख सकते हैं लामबंदी और संगठन क्या काम करते हैं। आप देखेंगे किसी भी लोकतंत्र में, आप कह दें यहाँ कि किसी भी लोकतंत्र में आप देखेंगे क्या है, किसी भी लोकतंत्र में जो है राजनीतिक या जो है राजनीतिक समूह या समाज सेवी संगठन या नागरिक समूह क्या करेंगे, ये लामबंदी करेंगे किसी मुद्दे को लेकर,
और फिर क्या होगा, संगठन है तो आप देखेंगे सभी समूह और संगठन बनाएंगे। लामबंदी और संगठन दोनों अलग अलग हैं। अगर हम बात करें इनके बेसिक्स में तो ये विशेष वर्ग विशेष के हित समूह हो सकते हैं। लामबंदी जन समूह के सामान्य हित समूह हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। जो लामबंदी होगी वो वर्ग विशेष मतलब क्या है, प्रेशर ग्रुप कई तरीके के होते हैं तो किसी वर्ग समूह का हित समूह हो सकता है। जन सामान्य मतलब पब्लिक सामान्य के हित समूह होंगे। हम बात करेंगे इस संदर्भ में वर्ग विशेष समूह के हेतु, जैसे हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे व्यापारी संगठनों के क्या है कि अपने हित समूह होते हैं, उनका अपना क्या है एक दबाव समूह प्रेशर ग्रुप होता है। एडवोकेसी प्रेस जो होता है तो देख सकते हैं प्रभावक समूह बोल सकते हैं इन्हें। हम देखेंगे मजदूर संगठन हो सकते हैं, व्यावसायिक संघ हो सकते हैं, पेशेवर वकील डॉक्टर शिक्षक इत्यादि देख सकते हैं कि सभी के क्या है एक यूनियन होती है, संघ होता है। निकाय इस तरीके के दबाव समूह के उदाहरण है। ये दबाव समूह क्या करेंगे, वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज में किसी खास तबके मसलन मजदूर कर्मचारी व्यवसाय उद्योगपति धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। आप इन्हें देख सकते हैं। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो आप कुछ समूह को देख सकते हैं। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं मतलब वो जन सामान्य के हित होंगे। जो कुछ संघ समाज के एक ही तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते मतलब जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये संगठन की बात होगी। तो आप देखेंगे सर्वमान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं मतलब जन सामान्य की। आप क्या होगा, कोई ऐसा मुद्दा होगा जो जन सामान्य जिनकी रक्षा करना जरूरी है, संभव है जिनकी रक्षा करना जरूरी है, ऐसे संगठन का उद्देश्य को पाना चाहो, ऐसे सदस्यों को कोई लाभ ना मिल हो। आप देखेंगे इस संबंध में आप बोल्बिया का फेडकोर एक नाम का संगठन का उदाहरण ले सकते हैं। फेडकोर आपसे कभी पूछा जाए तो बोल्बिया का है। बोल्बिया में क्या हुआ था, बार्टर को टैक्सेस को लेकर एक मूवमेंट हुआ था। हम देखेंगे नेपाल में हमने जहां मानवाधिकारों के संगठनों के बारे भागीदारी की थी, क्या था लोकतंत्र में मानवाधिकार संगठनों की वहां के भागीदारी की थी। आप देखेंगे हम बात करेंगे जन सामान्य के हित समूह, वही जो क्या है किसी खास के समूह। तो देखेंगे जन सामान्य समूह किसी विशेष मतलब किसी विशेष समूह का हित ना होकर जन सामान्य के हित हों। तो दूसरे किस्म के संगठनों के जहां जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह होंगे ये। तो इसमें आप देखेंगे अधिकतर सिविल सोसाइटी होंगी, अधिकतर दूसरी आप देखेंगे कौन से होंगे सामाजिक अन्य संगठन होंगे, और अन्य जो कोई जो है अन्य संगठन कहते हैं राजनीतिक संगठन भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि वो क्या है जन सामान्य की बात करेंगे। तो आप देखेंगे ऐसे संगठन किसी खास हित की बजाय सामूहिक हित आप देखेंगे कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों का नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। इनका लक्ष्य क्या होता है कि जो समूह बना है इनका अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। ऐसे आप भारत में बहुत सारे एनजीओ को देख सकते हैं। मिसाल के लिए हम बात करें बधुआ मजदूरी के खिलाफ क्या है एक उन्मूलन के लिए एक समूह बना, नाम ले सकते हैं। बधुआ मजदूरी के खिलाफ क्या था एक जो है संगठन ने क्या है आंदोलन चलाया, इस पर कानून बना। फिर आप देखेंगे इसी तरीके से क्या था दहेज प्रथा अधिनियम के लिए एक जन सामान्य के तहत एक आंदोलन चला और क्या हुआ उस पर सरकार को कानून बनाना पड़ा। ऐसे समूह भलाई के लिए नहीं बल्कि बधुआ मजदूरी के लिए बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं और इनके लिए कानून बनाने की बात करते हैं। आप देखेंगे हम बात करेंगे ऐसे कुछ मामले आप देखेंगे कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए हैं जिन्हें बाकियों के साथ साथ उन्हें फ़ायदा भी है। तो आप देखेंगे जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे समूह उद्देश्यों को साधने के लिए आए जिसमें बाकियों के साथ साथ उन्हें फ़ायदा भी होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे बाम सेफ का है बैकवर्ड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज अप्लाई जो है एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। जो है आप देखेंगे क्या है उनके साथ साथ बाकियों का भी उनमें फ़ायदा है। तो एक बामसेप क्या है एक संगठन है, आपसे पूछा जाए बैकवर्ड माइनॉरिटीज का है, ये कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन है। ये है मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, आप याद रखिएगा, जो जातिगत भेद के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, आप इन्हें देख सकते हैं। इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय, पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता हासिल करना। तो आप बामसेप को देख सकते हैं कि
वामसेप क्या करेगा। और इसके साथ ही हम बात करें अगर लामबंदी और संगठन में नेपाल की चर्चा हम इसमें कर सकते हैं कि जन संघर्ष में क्या है, राजनीतिक दलों के अलावा अन्य संगठन भी शामिल थे। आप देखेंगे सभी बड़े मजदूर संगठन हैं, परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। किसके, जो जनसंघर्ष हुआ था नेपाल में राजा और लोकतंत्र के लिए, राजा बनाम लोकतंत्र कहेंगे। फिर बाद में क्या, 7 अलाइंस पार्टियाँ, क्या माओवादी, और आप देखेंगे जनसामान्य। तो अनेक संगठन जो है मसलन जो है मूलवासी जो है लोगों के संगठन और शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आप देखेंगे दूसरी बात, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संगठन के पीछे, ऐसे बहुत से संगठन होते हैं, आप देखेंगे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके बीच में किसी संघर्ष में पीछे क्या बहुत सारे ऐसे संगठन होंगे जो संघर्ष करते होंगे। जो आप देखेंगे ये संगठन दो तरीके की अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने के लिए जाना पहचाना राजनीतिक में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। आप देखेंगे लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का क्या होता है, जाना पहचाना तरीका। अभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फिलहाल में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे क्या था, शुरुआती दौर में राजनीति से प्रेरित कुछ लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे। बाद में क्या है, प्रत्यक्ष भागीदारी थी। अप्रत्यक्ष रूप से जो है राहुल गांधी भी उसमें क्या थे, भागीदारी कर रहे थे। लेकिन अब किसान का मुख्य मुद्दा हो गया, उन्होंने अपना इसे इमोशन जोड़ दिए, अब वो पूरे देश के किसानों का मुद्दा हो गया। हम देखेंगे इसमें क्या है, इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, लेकिन ये मुद्दा अलग है, इसमें पार्टी नहीं बनाई जाएगी। ये क्या है, एक किसान एक पार्टी बनाएंगे लोग, लोकतांत्रिक फैसले को जाना पहचाना। तो राजनीतिक भागीदारी का मतलब राजनीतिक पार्टी। अब इसका एग्जाम्पल हम अरविंद केजरीवाल की भूमिका पे बताएंगे। अरविंद केजरीवाल आते हैं अपने जो है सामूहिक, अरविंद केजरीवाल क्या है, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और के देखते हैं कि धीरे धीरे वो एक पार्टी बनाते हैं। फिर वो राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं और कहते हैं कि हम जनता की भागीदारी को अधिकतम सुनिश्चित करेंगे, और नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं कर पाता। इसमें आप देखेंगे, इसमें नागरिक की इच्छा ना हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने जो है हिस्सेदारी से उससे ज़रूरत ना महसूस होती हो, संभव है इसके पास जरूरी कौशल का अभाव हो, ऐसे में समर जो है सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। तो आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता है वो। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आगे हम अगर इसके साथ ही अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे हम चलते हैं, बात करेंगे एनसीईआरटी के शब्दों में, तो देख सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। अभी आपको बताया संगठन दो तरीके की भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, पहला कि राजनीति में क्या है, सीधा जाना पहचाना तरीका है प्रत्यक्ष भागीदारी का। इसके अलावा नई एक पार्टी बनाई जाएगी, चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसके लिए किस तरीके से काम करते हैं। हम इस चीज़ को अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आई होप हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग बताऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।